नमस्कार। ऋचा शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 की गहराई में उतरने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का बेहद मशहूर निबंध क्या लिखूं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण पाठ नहीं है, बल्कि लेखन कला और हमारे अपने मानव स्वभाव को समझने की एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प यात्रा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे लेखक के परिचय से, फिर समझेंगे निबंध की रचना प्रक्रिया को, इसके बाद देखेंगे खुसरो की वो कमाल की युक्ति, फिर दूर के ढोल सुहावने का असली मतलब, और अंत में चर्चा करेंगे समाज सुधार के उस चक्र की जो कभी नहीं रुकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, लेखक का परिचय, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को समझना। अब देखिए, 1894 में जन्मे बख्शी जी कोई आम लेखक नहीं थे। वे अपने समय के बहुत ही जाने माने आलोचक, कवि और निबंधकार थे। जरा सोचिए, सरस्वती और छाया जैसी उस जमाने की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने ही किया था। लेकिन इस पूरे निबंध में जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि इतना महान साहित्यकार जो दूसरों की रचनाओं को परखता हो, जब खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई मैं क्या लिखूं, तो ये विषय अपने आप में ही कितना रोचक बन जाता है ना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निबंध की रचना प्रक्रिया, या कह लीजिए कोरे कागज का वो जाना पहचाना संघर्ष। यहां पर ना बख्शी जी ने A.G. गार्डनर का एक बड़ा ही दिलचस्प विचार सामने रखा है। गार्डनर कहते हैं कि सच्चा लेखन हमेशा आपके मन की भावनाओं से जन्म लेता है। उनके हिसाब से निबंध का विषय तो बस एक खूंटी की तरह है, जिस पर लेखक अपनी भावनाओं रूपी हैट को टांगता है। अब आप ही बताइए, असली चीज क्या हुई? वो हैट यानी आपके मन के भाव, न कि वो बाहरी खूंटी। अगर हम किताबी ज्ञान की बात करें तो विद्वान कहते हैं कि निबंध लिखने के 3 चरण होते हैं। पहले ढेर सारी सामग्री जुटाओ, फिर एक आउटलाइन या रूपरेखा बनाओ, और अंत में अपनी शैली तय करो। सुनने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन बख्शी जी बड़े ही मजाकी अंदाज में कहते हैं कि भाई जब नमिता और अमिता जैसी बालिकाएं आप पर दबाव डालें कि आपको 2 घंटे के भीतर 2 एकदम परफेक्ट निबंध लिख कर देने हैं और आपके पास कोई रेफरेंस बुक भी ना हो, तो सच मानिए ये किताबी तरीका पूरी तरह से फेल हो जाता है। और आपको पता है किसी चीज की रूपरेखा या उसका टाइटल सोचना कितना मुश्किल काम है? मतलब इतना मुश्किल कि खुद महान नाटककार शेक्सपियर तक इसमें उलझ गए थे। जी हाँ, जब उन्हें अपने ही एक नाटक का नाम कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने झुंझलाकर उसका नाम ही रख दिया, जैसा तुम चाहो या एज यू लाइक इट। सच में किसी भी खाली पन्ने पर वो पहला शब्द लिखना किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब आते हैं लिखने के तरीके या शैली पर। यहां हमारे पास 2 एकदम अलग रास्ते हैं। एक तरफ तो प्राचीन विद्वान बाणभट्ट वाली शैली है, जिसमें लंबे लंबे वाक्य होते हैं, इतने कठिन शब्द होते हैं कि डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, और अपनी विद्वता दिखाने का पूरा प्रयास होता है। लेकिन दूसरी तरफ है अंग्रेजी निबंधकार मॉन्टेन। उनका तरीका एकदम साफ था, बिना किसी दिखावे के जो मन में आया, जो महसूस किया, बस वही लिख दिया। और बख्शी जी भी इसी मॉन्टेन वाली स्वच्छंद और सच्ची अनुभूति वाली शैली को अपनाना ज्यादा बेहतर मानते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 3, खुसरो की युक्ति, और कैसे सुलझी 2 निबंधों वाली ये समस्या। अब जरा इमेजिन कीजिए, बख्शी जी के सामने मुसीबत ये थी कि उन्हें दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे 2 बिल्कुल ही अलग अलग विषयों पर एक साथ कैसे लिखना है। तभी उन्हें महान कवि अमीर खुसरो का एक मशहूर किस्सा याद आता है। एक बार कुएं पर 4 औरतों ने खुसरो से खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल, इन चारों ही चीजों पर कविता सुनाने को कहा। अब खुसरो तो खुसरो थे, उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। बस इसी चतुराई से प्रेरित होकर बख्शी जी ने भी सोचा कि क्यों ना इन दोनों विषयों को एक ही निबंध में पिरो दिया जाए। तो चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, दूर के ढोल सुहावने, और ये दूरी का भ्रम असल में है क्या। अब जरा इस बात को महसूस कीजिएगा, आप एक बजते हुए ढोल के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। उसकी आवाज कैसी लगेगी? एकदम कर्कश है ना? ऐसा लगेगा जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। लेकिन वही आवाज जब दूर किसी नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचती है तो वही कर्कशता मधुरता में बदल जाती है। दूर बैठे इंसान को तो उसमें किसी शादी ब्याह की खुशी और प्रेम का संगीत सुनाई देता है। तो असल बात क्या हुई? बात यह है कि यह सिर्फ दूरी ही है जो उस शोर को एक सुहावने संगीत में बदल देती है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 5 की, समाज सुधार का चक्र और पीढ़ियों का ये अनंत संघर्ष। अब बख्शी जी ने क्या किया, इस ढोल वाले उदाहरण को सीधा हमारे समाज के सच से जोड़ दिया। समाज में मुख्य रूप से 2 पीढ़ियां हैं। एक तरफ युवा पीढ़ी है जो अभी जीवन के कठोर संघर्षों से दूर है।
इसलिए उन्हें भविष्य का ढोल बड़ा सुहावना लगता है। वे हर चीज को बदलना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं। वे अपनी बीती हुई युवावस्था से बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें अपना वो पुराना अतीत बड़ा सुहावना लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली ये है कि वर्तमान से, यानी जो आज है, उससे ये दोनों ही पीढ़ियां खुश नहीं हैं। और क्योंकि वर्तमान से तो कोई खुश है ही नहीं, इसलिए समाज में हमेशा लगातार सुधार की मांग उठती रहती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर आए, मध्यकाल में कबीर और नानक जी आए, और आधुनिक युग में राम मोहन राय और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारक आए। पर इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? बात यह है कि जो कल का सुधार था, समय बीतने के साथ वही आज का दोष बन जाता है, और फिर समाज को एक नए सुधार की जरूरत पड़ने लगती है। और सच कहूं तो इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा सच यहीं पे छुपा है। आज जो युवा बड़े जोर शोर से क्रांति और बदलाव की बातें कर रहे हैं ना, कल जब वे खुद वृद्ध हो जाएंगे तो वो भी अपने अतीत के उसी गौरव के सपने देखने लगेंगे, और फिर उनकी जगह युवाओं की एक नई पीढ़ी आके ले लेगी। ये पीढ़ियों का एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी साइकिल है जो कभी नहीं रुकती। और बस यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या एक ऐसा समाज जो हमेशा या तो अतीत के या फिर भविष्य के दूर के ढोलों की मधुर आवाज के पीछे ही भागता रहता है, वो कभी अपने वर्तमान में, अपने आज में शांति पा सकता है? क्या आपको लगता है कि समाज सुधार का ये चक्र कभी सचमुच थमेगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।